ब्रेक के बाद कशिश खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। दूसरी जानिब सुल्तानपुर लोकसभा सीट से इंतखाब लड़ने की तैयारियों में मसरूफ बीजेपी जनरल सेक्रेटरी वरुण गांधी पड़ोस के अमेठी इलाके में अपने चचाजाद कांग्रेस नायब सदर और उम्मीदवार राहुल गांधी के खिलाफ तबलीग नहीं करेंगे। वरुण ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत में एक सवाल पर खानदानी रिश्तों का हवाला देते हुए अमेठी में अपने चचाजाद राहुल के खिलाफ इंतखाबी मुहिम करने से साफ इनकार कर दिया है। बीजेपी के पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग खत्म होने के बाद मरकजी इंतखाब कमेटी की मीटिंग का पहला सेशन खत्म हो चुका है। दोपहर के खाने के लिए इजलास खत्म होने के बाद 4:30 बजे बीजेपी के लीडर फिर से बीजेपी के उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त फाइनल करने के लिए बैठक करेंगे। इजलास खत्म होने के बाद बीजेपी के उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त जारी किए जाने के इम्कान है। सबकी नजर इस इजलास पर लगी हुई है। ख्याल किया जा रहा है कि इस इजलास में यूपी के उम्मीदवारों का ऐलान होगा और वाराणसी सीट पर बीजेपी से पीएम ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के नाम का भी ऐलान किया जाएगा। वहीं लखनऊ सीट पर बीजेपी सदर राजनाथ सिंह के लड़ने के कयास आराइयां जारी हैं। बिल्कुल गलत। एक बात समझ लीजिए, मेरा एक ही वो है कि अगर मैं चुनाव लड़ा तो अमृतसर से, नहीं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और अगर पार्टी किसी और का नाम तय करती है तो कोई नाराजगी नहीं। तो क्या राज्यसभा जाने की दूसरी बात है, ना मैंने जिंदगी में पार्टी से आज तक कभी टिकट मांगा और ना कोई और चीज मांगी। इसी में बात खत्म हो जाती है। जब किसी इंसान ने लोकसभा लड़ने के लिए टिकट नहीं मांगा तो वो राज्यसभा क्यों मांगेगा? फिर मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। सिद्धू मांगने वालों में से नहीं है, देने वालों से। और प्यार वो होता है जो न्यौछावर कर दे। सिद्धू न्यौछावर करने वालों में है, मांगने वालों में नहीं। जो बोलना था बोल दिया, अब इससे ज्यादा क्या बोलना। जो बोलना था मैंने बोल दिया, आज इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। सर, मोदी जी पटना से लड़ते हैं, पटना साहिब से, तो उसमें आपको कोई आपत्ति होगी? अरे भैया, मैं कल जब बोलूंगा तो बोलूंगा। हाँ, बोलूंगा तो मैंने कह दिया ना कि मैं बोलूंगा तो खुल के बोलूंगा। कई लोगों का चेहरा बेनकाब होगा। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल अपने उस बयान से पलट गए हैं जिसमें उन्होंने मीडिया को बिकाऊ और उसे जेल भेजने के बारे में कहा था। उन्होंने हफ्ते को मीडिया से बात करते हुए अपना रोड शो शुरू करने से पहले कहा कि उनकी मीडिया से कोई नाराजगी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कहा कि उन्होंने मीडिया को कभी बिकाऊ नहीं बताया, ना ही उन्हें जेल भेजने की बात कही है। गौरतलब है कि जुमेरात को नागपुर डिवीजन के लिए दिए गए डिनर में उन्होंने कहा था, सारा मीडिया मोदी के हाथों बिका हुआ है और अगर वो इख्तिदार में आते हैं तो वो ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम पहले करेंगे। जनता दल यूनाइटेड ने हफ्ते को लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने 15 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। इसमें बिहार के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट को जेडीयू के सदर शरद यादव, वजीर आला नीतीश कुमार और रियासती सदर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कई मुलाकातों के दौर और गौर के बाद फाइनल किया है। बिहार में पहले मरहले में 6 सीटों के लिए 10 अप्रैल को पोलिंग होना है। बिहार के अलावा पार्टी ने झारखंड में 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पार्टी ने इसके अलावा गुजरात की 5, मध्य प्रदेश की 1 और राजस्थान की 1 सीट के लिए भी उम्मीदवार का ऐलान किया है। मलेशिया के गुमशुदा तैयारे की 7वें रोज भी तलाश जारी है। इस दरमियान इस लापता तैयारे को तलाश करने वाली तहकीकाती टीम ने इंकशाफ किया है कि जानबूझकर तैयारे का रुख अंडमान जजायर की तरफ मोड़ा गया। तहकीकाती टीम के जराये का कहना है कि मिलिट्री रडार से मिलने वाले शवाहिद से मालूम होता है कि तैयारे का रुख जानबूझकर अंडमान जजायर की तरफ मोड़ा गया और ये परवाज मुमकिना तौर पर MH370 हो सकती है। ये भी ख्याल किया जा रहा है कि ऐसा करने वाला तैयारे में सवार शख्स तरबियत याफ्ता पायलट था। इस नए इंकशाफ के बाद तैयारे की हाई जैकिंग का खदशा सामने आ रहा है। मलेशियन पुलिस का कहना है कि तैयारे में सवार अफराद की जहनी और जिस्मानी सेहत से ताल्लुक तहकीकात की जा रही है, जबकि मलेशिया ने अंडमान जजायर में बहरी अड्डे रखने वाले ममालिक थाईलैंड, इंडोनेशिया और हुकूमत हिंद से
रेडार डाटा फराहम करने की दरखास्त की है। इससे पहले अमेरिका की जानिब से यह भी कहा गया था कि तैयारा बहरी हिंद की जानिब रास्ता भटकने और कंट्रोल रूम से राब्ता टूटने के 4 घंटे बाद तक परवास करता रहा था। दूसरी जानिब मलेशिया के वजीर आजम नजीब रज़ाक ने कहा कि लापता तैयारे के मवासिलाती निज़ाम को जानबूझकर नकारा बनाया गया, जिससे पता चलता है कि तैयारे पर कोई ऐसा शख्स मौजूद था जिसने दानिश्ता तौर पर यह काम किया था। नजीब रज़ाक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सैटेलाइट से मिलने वाले ताज़ा शवाहिद की रोशनी में यकीन के साथ कहा जा सकता है कि तैयारे का मवासिलाती निज़ाम नाकारा बना दिया गया, जिसके बाद उसके परवास का रुख तब्दील करके मलेशिया के ऊपर से हिंदुस्तान की तरफ कर दिया गया। मलेशिया के वजीर आजम ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते गायब होने वाले तैयारे की तलाश ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। अल-कायदा सरबराह ओसामा बिन लादेन जब जिंदा थे तब भी उनके बारे में कई इंकशाफात सामने आते रहे, लेकिन अल-कायदा सरबराह की मौत के बाद भी ओसामा बिन लादेन से मुतालिक ऐसे ही कई इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अब अमेरिका की मुसल्लह अफवाज के जेर इंतजाम स्पेशल ऑपरेशन यूनिट ने दावा किया है कि ओसामा बिन लादेन पर हमले के वक्त उनके जिस्म पर 100 से ज्यादा गोलियां मारी गई थी। अंधाधुन फायरिंग के नतीजे में ओसामा की नाश बुरी तरह मस्क हो गई थी और उसी लिए ओसामा की मस्क शुदा नाश एक मसलिहत के तौर पर मंजर आम पर नहीं लाई गई। इस बात का इंकशाफ स्पेशल यूनिट की वेबसाइट पर भी जारी एक रिपोर्ट में किया गया है। यही वजह है कि ओसामा की नाश ना ही दिखाई गई और ना ही उसकी तस्वीर मंजर आम पर लाई गई। अमेरिकी फौज के एक बावसूख जराये ने अपनी शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि कमांडर्स ने ओसामा को निशाना बनाते वक्त अपनी मशीन गन की गोलियों के कई मैगजीन ओसामा बिन लादेन पर खाली कर दिए थे। एक अंदाजे के मुताबिक 100 से ज्यादा गोलियां ओसामा के जिस्म में लगी थी। ओसामा बिन लादेन के कत्ल के 11 रोज बाद अमेरिकी फौज के एक सीनियर ओहदेदार ने ओसामा की तमाम तस्वीर तल्फ करने या उन्हें CIA के हवाले करने का हुक्म दिया था। खातून सिफारतकार देवयानी पर अमेरिका में एक ग्रैंड जूरी की तरफ से वीजा फ्रॉड के इल्जाम में नए सिरे से चार्जशीट आयद कर दी गई है। इस वक्त हिंदुस्तान में ही मौजूद देवयानी पर यह फर्द जुर्म न्यूयॉर्क की एक अदालत में उनकी गैर हाजिरी में आयद की गई है। इससे 2 रोज पहले न्यूयॉर्क में ही एक अदालत ने देवयानी के खिलाफ ऐसे ही इल्जामात खारिज कर दिए थे। देवयानी की न्यूयॉर्क में गुज़िश्ता दिसंबर में गिरफ्तारी और फिर बरहाना तलाशी की वजह से हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान अभी तक सिफारती कशीदगी पाई जाती है। सिफारती मिशन की रुकन देवयानी जमानत पर रिहाई के बाद वापस हिंदुस्तान आ गई थी। ये कोर्ट ने नहीं किया है, कोर्ट ने केस रद्द कर दी थी। अब ये प्रोसिक्यूटर खुद शुरू करते फिर से। इससे ये दिखता है कि ये भारत को क्या समझ है। ये तो भारत के सॉवरेनिटी के हमला है। उस दिन भी वहां यूएस लॉयर डैन आर्शेक ने बोला था अगर फिर री इंडक्टमेंट करेंगे तो इट इज नथिंग बट ए एग्रेशन, एक्ट ऑफ एग्रेशन। नाउ इट सीम्स यूएस वांटेड टू कमिट द एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट द इंडिया एंड दे डो नॉट वांट टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ देयर ओन कोर्ट्स। उनके कोर्ट ने जब डिसमिस कर दिया तो एडमिनिस्ट्रेशन फिर री इंडाइट करते वही चार्जेस पे। ये तो सब यानी जुडिशियल प्रोसेस की मजाक चल रही है। तो इसलिए भारत सरकार ने इसी पे सही कदम उठाना चाहिए। अगर यही वो चाइना या रशिया के साथ करते तो अभी तक शायद उनके 4 डिप्लोमेट हवालात में होते। ये समय आया है, कोर्ट ने कहने के बाद भी अगर यूएस गवर्नमेंट ऐसा करती है तो हमारे पास कई केसेस है। मशरकी यूरोपीय मुल्क यूक्रेन के बहरान के हल के लिए अमेरिकी वजीर खारजा जॉन केरी और उनके रूसी हममनसब सर्गेई लारोव के दरमियान लंदन में एक अहम मुलाकात हुई। ताहम इस तवील मुलाकात में होने वाली बातचीत नाकाम रही। इस नाकाम बातचीत की वजह से यूक्रेन के तनाज़े को जल्द सिफारती सतह पर हल कर लिए जाने का इम्कान काफी कम हो गया है। केरी और लारोव के दरमियान ये मुलाकात 6 घंटे तक जारी रही। मुलाकात के बाद लारोव ने मज़ाकराती अमल को तामीरी करार देते हुए कहा कि यूक्रेन के बारे में मॉस्को और वाशिंगटन किसी मुतफ़िक़ा मौक़ूफ़ तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं। जॉन केरी ने कहा कि अमेरिका और रूस के दरमियान यूक्रेन से मुताल्लिक़ इख्तिलाफ राय ख़त्म नहीं हुई।
यह मुलाकात लंदन में रूसी सफीर की रिहायशगाह पर हुई। शामी सदर बशारुल असद की फोर्सेस शाम के अहम इलाके यबरूद में दाखिल होने में कामयाब हो गई है। शामी फौज के एक आला एहलकार ने बताया कि शामी फौज ने जुमे के दिन यबरूद में दाखिल होते हुए शहर की मरकजी शाहराहों की तरफ कामयाब पेशकदमी की है। उन्होंने मजीद कहा कि बाकी अब पीछे हटे हुए जुनूबी गांव रंकूस की तरफ फरार हो रहे हैं। इससे पहले शाम के सरकारी मीडिया ने दावा किया था कि मुल्की अफवाज ने स्ट्रैटेजिक हवाले से अहम तस्वुर किए जाने वाले शहर यबरूद के मशरकी और शुमाली मशरक हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। शाम के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक हुकूमती फौज की इस कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्द गिरोहों की सफों में इख्तलाफात भी पैदा हो गए हैं। ESPN क्रिक इन्फो की साल 2013 के अवार्ड्स में सचिन तेंदुलकर को इस नस्ल के बेहतरीन क्रिकेटर जबकि पाकिस्तान के मायानाज ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी की बॉलिंग को बेहतरीन वनडे बॉलिंग ऑफ द ईयर करार दिया गया है। इन अवार्ड्स का ऐलान मुंबई में एक रंगारंग तकरीब के दौरान किया गया। सचिन तेंदुलकर को रवां और साबिक क्रिकेट खिलाड़ियों, स्पोर्ट्स सहाफियों और कमेंटेटरों पर मुश्तमिल 50 अफराद की एक जूरी ने क्रिकेटर ऑफ द जनरेशन के अवार्ड का मुस्तहक करार दिया। यह अवार्ड 1993 से 2012 तक 20 साल के अरसे पर मुहित इस नस्ल के अजीम तरीन क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए था और इसमें सचिन तेंदुलकर का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के बॉलर शेन वॉर्न और जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर जैकब कैलिस के साथ था। नाज़रीन, ये थी कुछ कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। अब दोबारा से चलते हैं फरहाद के पास। शुक्रिया मोहसिन। आइए नाज़रीन, अब आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। कांग्रेस को केसीआर ने दिया झटका, कहा तेलंगाना में इंतखाबात जीत कर दिखाए कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी को है मुश्किल हालात का सामना, रियासती कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने किया एतराफ। रियासत में आम इंतखाबात के लिए किया जाएगा हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, रियासती इलेक्शन कमीशन के चीफ भंवर लाल ने किया ऐलान। राहुल गांधी ने तशहीर के लिए गूगल हैंगआउट का लिया सहारा, आइंदा इंतखाबात में किया जीत का दावा। इंतखाबी सीट को लेकर बीजेपी में उठी बगावत की लहर, सिद्धू और गिरिराज ने दिखाए बागियाना तेवर। और लापता मलेशियाई एयरलाइंस का जहाज हाईजैक किए जाने का अंदेशा, मलेशियाई वजीर आजम नजीब रज़ाक ने किया एतराफ, कहा जानबूझकर मोड़ा गया था तैयारे का रुख। कशिश खबरनामे में फिलहाल इतना ही। उर्दू टीवी पर ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प और मालूमाती प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी और फरहाद को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।